वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद हम लोग आमने सामने आ पा रहे हैं। मार्केट में गिरावट आई निफ्टी और सेंसेक्स में, उसके बाद में आपने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी है, पर ये शॉर्ट कवरिंग टिक नहीं पा रही है। तो देखते हैं हम लोग कि आगे हमको करना क्या है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपके ये वो दौर होता है जब बायर और सेलर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। बायर्स और सेलर्स के बीच में रस्साकशी चल रही है, कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में। अगर बायर बढ़ने हैं उसके लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, सेलर बढ़ने हैं उसके लिए कोई नेगेटिव ट्रिगर चाहिए। कोई भी एक न्यूज आ जाए, एक खराब सी न्यूज मार्केट में अभी आ जाए, तो रिसेंटली जो मंदी गई है उस मंदी की वजह से एकदम फिर गिरावट आने की संभावना बनती है। या फिर एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए और बाजार पहले से करेक्टेड है, तो एकदम से लोग बाइंग करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 340 रुपीज का जो टाटा मोटर है उनको 310 रुपए में, 307 रुपए में बड़े आराम से मिल रहा है। तो ये वो जगह है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है किस बारे में, कि आपके स्टॉप लॉसेस होने ही चाहिए। स्टॉप लॉस हो या हेजिंग हो, ये जरूरी रहेगी। अगर आप हेजिंग या स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सुबह बाजार एकदम प्लस में खड़ा है, एकदम से लुढ़क के नीचे चला जाए और नीचे जाके आपको लगे कि सेलिंग आएगी और अचानक से बाइंग आ जाए, इस तरह की वोलेटिलिटी बनी रहेगी, तब लोग शिकायत करते हैं कि बाजार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या बाजार के एक एक शेयर को समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधे घंटे में जो कुछ भी होगा उस सबको अपने कंट्रोल से चलाना चाह रहे हैं? नहीं ना। मतलब सबसे सही बात यह है कि गलत होने के लिए राजी रहो। और गलत होने के लिए राजी कौन रहता है? जिस आदमी का वॉल्यूम गिना हुआ है, कैलकुलेटेड है, और साथ में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब स्टॉप लॉस में शिकायत क्या रहती है अधिकतर लोगों की? सर हमारा एसएल कई बार हिट हो जाता है, उसके बाद शेयर ऊपर भाग जाता है। तो ठीक है भाई, स्टॉप लॉस कम क्वांटिटी में लगा दो ना, पूरी क्वांटिटी में मत लगाओ। पर मन दोनों ही तरफ आपको दुविधा में डाल रहा है। जब आप अपने मन से बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा इससे ज्यादा पागल कन्वर्सेशन होता ही नहीं, इससे ज्यादा पागलपन भरी बातचीत नहीं हो सकती। जैसे समझो आपने आज सुबह की बात करूं मैं, तो पीएसयू बैंक सेक्टर क्लियरली पॉजिटिव था। और पीएसयू बैंक सेक्टर में हम जाके देखने लगे तो सेंट्रल बैंक ऊपर पॉजिटिव दिख रहा था, फिर बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा था, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा था। तो हमने देखा कि वैसे पिछले दिनों में बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी ज्यादा परफॉर्म करते थे। तो यहाँ एक तरह का लोगों को अटैचमेंट हो सकता है, उनको पुरानी यादों की वजह से बार बार बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी नजर आता है। ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया को देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज आपको क्या देखना है, जाके जब आप चार्ट खोलते हैं मनी कंट्रोल के ऐप में, या एनएससी में देख सकते हैं, बीएससी में देख सकते हैं, in.investing.com में देख सकते हैं, या फिर अपने ट्रेडिंग मार्केट वॉच में देख सकते हैं। जहां भी आप देखते हैं आपको देखना यह है कि ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा हुआ कौन था? बैंक ऑफ इंडिया। इतने ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा हुआ है और हाई के करीब मेंटेन भी कर रहा है, अपने हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो हमने उसको 70 रुपीज 30 पैसा या 70 रुपीज 40 पैसा ऐसा कहीं पे खरीद लिया। अब क्या हुआ, आपने लिया, उसके ठीक बाद वो कहीं 30-40 पैसे ऊपर चला जाता है, आपके पास सपोज 2000 5000 शेयर है, तो आपको एकदम नजर आता है चलो पैसा बन रहा है, कुछ तो दिख रहा है, ये भागेगा, देखो अभी भागेगा। फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद हम क्या देखते हैं, वो 70.30 से घट के वो 69.8 रह गया। अब वो कभी 70 होता है, कभी 69.8 होता है, कभी 70 होता है, कहीं 69.8 होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि बार बार घुरो मत ऐसी चीज को, अगर आप उसको घुरोगे तो पेनल्टी लगेगी। हमको लगी आज पेनल्टी। देखिए आज मैं आपको ये भी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि ये तो कतई मत मानिए कि हमसे गलती नहीं होती, गलती तो हमसे रोज होती है, गलती तो हमसे हर घंटे होती है, फिर भी हाँ पैसा बन जाता है। क्योंकि कई बार मैं लोगों को एक गलत एक्सपेक्टेशन से परेशान होते हुए देखता हूँ। कई बार वो सोचते हैं कि जब हमारी गलती होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, शायद तब हम प्रॉफिट बना पाएंगे। ये तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। या फिर कोई हमसे फोन पे पूछता है कि सर अपने स्टॉप लॉस तो नहीं होते हैं ना? अरे स्टॉप लॉस होते नहीं है तो फिर स्टॉप लॉस हम लगाते क्यों हैं? किसके स्टॉप लॉस नहीं होते? आपने सुना होगा ना कि भाई झुनझुनवाला साहब ने वीआईपी इंडस्ट्रीज खरीदा था 505 510 रुपए में और 280 रुपए आ गया था। तब भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है कि डिसीजन तो गलत होते ही हैं।
हर एक आदमी के डिसीजन गलत होते हैं, वो चाहे कितना ही सही माना जाता हो, कितना ही मजबूत माना जाता हो, कितना ही ज्ञानी माना जाता हो, लेकिन जो भी आदमी काम करेगा, जब तक काम करेगा उससे गलतियां होने की संभावना है। बस गलती होने से नहीं डरना है, आपको गलती को ढोने से डरना है। आप गलती को ढोने लगते हैं अपने कंधे पे, जैसे आपने एक गलती कर दी, अब उसके बाद आप दूसरी गलती क्या कर रहे हैं कि उसमें बने हुए हैं। मैं इवन अपनी लाइफ में, मेरी जिंदगी में भी सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि मैं जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उन्होंने अगर अपने मन में कोई धारणा बना ली और वो धारणा लंबे समय तक किसी ने तोड़ी नहीं, तो उनको लगने लगा कि वही सच है, और उस गलती को वो ढोते रहे, ढोते रहे, ढोते रहे, और सच में वो ये स्थिति बन जाती है कि जो आप मान रहे थे वही सच हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं गया, मैंने बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, और बहुत देर तक अगर उसको 3 बार देख लिया, वो नहीं चल रहा था, तो क्या करूंगा मैं उसी वक्त सोचूंगा कि दूसरी क्या चीज है जो मैं ले सकता हूँ, तो दूसरी कोई चीज मुझे मिल ही जाएगी। तो मैंने जाके देखा तो मुझे कोई दूसरी चीज मिल गई। क्या मिल गया मुझे? मुझे आज मिल गया था, एक स्टॉक था, मुझे उसका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो वो शेयर मैंने खरीद लिया। हाँ, दैट वाज पीडीलाइट। पीडीलाइट मैंने खरीद लिया, और पीडीलाइट प्रॉफिट देने लगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देने लगा। आप पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि किसी एक निर्णय के साथ वफादारी करने से क्या मिलता है, और उस निर्णय के साथ में जो आप उसमें इंटरफेयर करते हो, है ना, उसमें उंगली करते हो, तो क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपकी कन्विक्शन क्या थी कि भाई सेक्टर के हिसाब से पीएसयू बैंक पहले से करेक्टेड है, जब ये भागते तो खूब भागते, आपने लिया, लेकिन अभी वो चल नहीं रहा, बार बार उसको देख रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपने क्या किया, आधी क्वांटिटी खाली कर दी। बैंक ऑफ इंडिया की मैंने आधी क्वांटिटी खाली कर दी। तो आधी क्वांटिटी खाली करने के बाद में इधर मैंने ले लिया, पीडीलाइट बढ़ा लिया। पीडीलाइट मेरे पास जो भी रेट में था, 1192 या जैसा कुछ भी था, तो वहां से वो भाग के वो 1200 1300 कुछ, मतलब ऊपर चला गया, 1792 1790 था, और वो 1806 तक चला गया। मैंने 1802 1805 थोड़े और रेट करे, एंड आई वाज हैप्पी कि यार चलो अच्छा हुआ बैंक ऑफ इंडिया से छुटकारा पाया। अब दोपहर बाद अचानक से क्या हुआ, बाजार बार बार नीचे जाके ऊपर आ रहा था, नीचे जाके ऊपर आ रहा था, वोलेटिलिटी थी। मैंने कहा ना, कश्मकश चल रही बायर सेलर की, ये होता है। मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि 2 या 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद, और वैसी ही गिरावट की उम्मीद मत करना, 2-3 दिन की लगातार तेजी के बाद वैसी ही तेजी की उम्मीद मत करना, क्योंकि उसके बाद सांस लेगा बाजार, उसके पास कोई ट्रिगर नहीं है। तो ऐसे में ये हुआ कि पीएसयू बैंक सेक्टर बना ही रहा वहां पे, और अगर ऐसे में आपको दिखे कि वापस बैंक ऑफ इंडिया अपना हाई की तरफ जा रहा है, हाई तोड़ने को तैयार है, तो वहां आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज को आपने बार बार देखा है और उसने आपको 3-4 बार परेशान कर दिया हो, आपका दिल दुखा दिया हो, तो आप उसके लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। बस यही तो बात है कि हम रिसेंसी बायस से इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि हम हमेशा गलत फैसले कर सकते हैं। आपकी दोस्ती के मामले में, आपकी फैमिली के मामले में ये हो सकता है कि जिस इंसान ने बरसों तक आपका साथ दिया हो, और पिछली 2 घटनाओं में ऐसा लगा कि नहीं वो साथ नहीं, दूर खड़ा है, तो आप उसे नफरत करने लग जाओगे, क्योंकि पूरा पिक्चर आपके सामने नहीं है। ऐसे बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा शेयर है, हाँ है, सबके फेवरेट थे, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई सबके फेवरेट थे। लेकिन क्या है हमारे साथ, गजनी कॉम्प्लेक्स में बोलता हूं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कि 2-4 दिनों में मैंने उनको गिरते देख लिया, उनकी हालत खराब देख ली, तो अब मैं उनसे दूर हो गया हूं, और अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको छोड़ दूं अपने हाल पे, इतना भी भरोसा मैं नहीं कर रहा हूं। जबकि होना क्या चाहिए, 70.3 पे लिया, 69.8 पे आ गया, मैंने आधा खाली कर दिया, है ना, 50 पैसे नीचे, क्योंकि बाजार भी गिर रहा है तो डर लगा रहता है, इनका क्या भरोसा, रोज ही तो गिरते हैं। अब वहां पे हम क्या कर सकते थे, 69.8 पे और थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते और बहुत छोटा स्टॉप लॉस 69.5 लगा लेते। 30 पैसे के स्टॉप लॉस में क्या दिक्कत थी, 1000 क्वांटिटी बढ़ाते हैं, 30 पैसे का स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं, तो 300 रुपए का रिस्क था ना सिर्फ। तो आपको समझना ऐसे नहीं चाहिए, आपको जिंदगी में अगर बहुत बड़े काम करना है ना, तो एक तो वो आदमी होता है जो 100 रुपए खर्च हो रहा है वहां पे 90 रुपए खर्च करके 10 रुपए बचा के उस काम को बर्बाद कर देगा। एक वो आदमी होता है
जो 100 रुपए में जो काम हो रहा था उस पे 110 रुपए खर्च करके उस काम से डबल रिजल्ट लेगा। अमीर आदमी की क्वालिटी क्या होती है? 10% एक्स्ट्रा रिस्क लेना। कैलकुलेटेड रिस्क बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको दाव लगाने को या उल्टे सीधे जुए खेलने को नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मुझे पेनल्टी कैसे लगी। मैंने पूरी क्वांटिटी खाली नहीं की, ये गलती तो नहीं की मैंने। लेकिन बाद में जब देखता हूँ अचानक तो पता लगता है वो 75.2 पे अपर सर्किट है। मुझे 5,000 रुपए मिल रहे हैं आधी क्वांटिटी में। अगर पूरी क्वांटिटी होती तो 10,000 रुपए तो सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया देता। इसमें एक ही चीज ने परेशान किया। किस चीज ने परेशान किया? कि मैंने उसको 2-4 बार देख लिया। अब मेरा काम क्या है? मैं तो स्क्रीन पे जाऊंगा, मुझे कॉल्स देना है, मुझे बाकी चीजों को देखना है, तो मेरी नजर पड़ जाती। नजर पड़ने की मुझे इतनी पेनल्टी लगती। आपको कॉल देना है क्या? क्या आप एडवाइजर या एनालिस्ट हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट के पूरे रिकॉर्ड को देख के शाम को कोई स्पीच देने वाले हैं? तो आपकी क्या मजबूरी है? तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ, थोड़े से ईमानदार बन जाए। हम हर तरफ की होशियारी नहीं दिखा सकते। जैसे मैं ये बोलूं कि कहीं स्टॉप लॉस लगाना है आपको, तो स्टॉप लॉस लगाने में मैंने जब कहा आधा स्टॉप लॉस लगा दूं, तो आपका ऐसे लेट करके वो और नीचे चला गया, तो आप कहेंगे ऐसे तो पूरे निकाल देते हैं। और जब वो भाग के ऊपर चला जाए तो ऐसा कहेंगे स्टॉप लॉस भी कर लगाया आधे में, वो तो पूरे ही मेरे पास रहते तो अभी बहुत पैसा मिलता। बेवकूफी है। अपने आप के साथ ईमानदार बनिए। आप जो बोलते हैं ना, वो आप सबसे पहले सुनिए। क्योंकि जब आप अपनी बात सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अच्छी बात कर रहा है आदमी, है ना? अगर आपको कच्ची केरी खानी है तो पक्का आम नहीं बन सकता, और पक्का आम खाना है तो कच्ची केरी के बारे में मत सोचो। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपके अंदर एक तरह की ऑनेस्टी लेके आएगी, एक क्लियरिटी लेके आएगी। दोस्तों ये एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी था। अब शाम तक हुआ क्या? वो जो पिडिलाइट दिन भर पैसा दे रहा था, 2:15-2:30 बजे के बाद अचानक से लुढ़क के नीचे चला गया और वो लॉस में आ गया। तो ऐसे में आपका पेन डबल हो जाता है। आपको ये पता लगता है कि लो ये क्या हुआ, जिसको मैंने और खरीदा वो नीचे आ गया, और जिसको आधा खाली किया वो जाके अपर सर्किट हो गया। लेकिन इन सब चीजों में अगर आपको बैलेंस रहना है तो आपको एक ही चीज से तसल्ली मिल सकती है। कितना बना दिन का? पता लगा 8,000। कितनी कैपिटल एंगेज किए, उसका कितना परसेंट निकल के आ रहा है, पता लगा हाँ यार आधा परसेंट 1% तो कैपिटल का निकल ही आया। ये आपका टारगेट है, बस खुश रहो। कितना मिल सकता था और इतना ही मिल पाया, ऐसे अगर सोच रहे हो तो आप तो फिर यहाँ पे कभी भी खुश नहीं रहोगे। आपको अगर यहाँ पे खुश रहना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए था, अब इससे ज्यादा मिल जाए तो भी ठीक है, इससे कम मिल गया आज तो कल इससे ज्यादा मिल जाएगा। पर मैं उटपटांग हरकतें नहीं करूंगा। वो भी किसमें? इम्पल्स में। इम्पल्स में कभी कभी हम ऐसे काम करने लग जाते हैं जो कि करने बनते नहीं है। अब दोस्तों ध्यान क्या रखना है, 2 दिन बाद वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी करीब आ रही है। आज क्या तारीख है? आपने देखा 23, 25 आ गया है, एक्सपायरी आ गई मंथ की भी। तो ध्यान रखना है इस बात का। जैसे टाटा मोटर का कॉल 299 पे लिया था किसी ने, तो 5 रुपए में लिया था। अब 299 से वो 6 रुपए तक चला गया था, 6.50 तक चला गया था। उस वक्त प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, फिर लुढ़क के नीचे 4 रुपए आ गया था। आज वापस जैसे ही 7 रुपए का रेट दिखाया तो समझदारी से उसको बेच दिया गया। शाम तक वो 3.5 क्यों हो गया? क्योंकि समय नहीं है। तो अभी अगर आप स्टॉक कॉल में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक कॉल में चले आएंगे, पर ये भूल मत जाना आप कि अभी जो भी मूवमेंट आएगा उसके साथ में बहुत कम प्रीमियम में चीजें मिल रही है, हर कोई खरीद लेगा, लेकिन वो मूवमेंट के साथ में उछाल तो मारेंगे पर टिक नहीं पाएंगे, वहां से लुढ़क के एकदम गिर जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, या तो आपको ओसी ऑर्डर जो अप स्टॉक्स में है, अप स्टॉक्स में ओसी ऑर्डर कैसा होता है कि प्राइस बढ़ती जाती है, पीछे पीछे सेल चलता जाता है, और जैसे ही रिवर्सल आता है अपने आप बेस्ट प्राइस पे आपका शेयर या आपका ऑप्शन या फ्यूचर बिक जाता है। अगर अप स्टॉक्स में आपका अकाउंट नहीं है तो आप हमारे वीडियोस में जो अप स्टॉक्स की लिंक देखते हैं वो देख सकते हैं। अभी अभी वीडियोस में अभी आपको ये देखना है कि डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो हमारा जो फर्स्ट कमेंट है उसमें हम वो अपने कमेंट्स में डाल देंगे। अप स्टॉक्स की लिंक मिल जाएगी आपको। आपको वहां पे जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है उसकी लिंक मिल जाएगी। आपको हमारी दोनों वेबसाइट्स speedearning.com और stockforexcourse.com की लिंक मिल जाएगी। क्लिक करो और जाके एक एक कोर्स की डिटेल देखिए। कई बार लोग क्या होता है, जैसे पुराने जमाने में जो बात आ रही थी ना कि मुझे कंप्यूटर खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है,
कौन सा मोबाइल, कौन सा कंप्यूटर। जैसे कोई बोले मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, तो स्टॉक मार्केट कोई एक छोटी सी चीज थोड़ी है। अब कंप्यूटर कोई सीखने जाता था तो आपको डेटाबेस मतलब एक्सेल शीट के बारे में सीखना है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में सीखना है, आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग सीखनी है, या आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, क्या सीखना है आपको। पूरा कंप्यूटर सीख लेंगे ऐसा तो नहीं है ना। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको ये समझना है। सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए। मतलब कभी कभी क्या है, हम दूसरों से पूछने लगते हैं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। आप कौन हो, ये सबसे अच्छा कौन जानता है, आप जानते हो ना। तो आप बता सकते हो कि भाई मैं ज्यादा रिस्क ले नहीं सकता, मेरा अगर ज्यादा नुकसान एक दिन में या फायदा भी हो जाए तो मैं तो अस्थिर हो जाऊंगा। तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है। इसका मतलब एक महीने में या 15 दिन में एक ट्रेड किया और मुझे 5-6% मिल जाए, मुझे चलेगा। मैं इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट तो आप सभी के लिए जरूरी है। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है। ऑप्शन किसका, इंडेक्स का ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है या स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है। हमने क्या किया है, स्टॉक का, इंडेक्स का और मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों और स्टॉक का मिला के भी एक ऑप्शन कोर्स बना दिया है। और निफ्टी का स्पेशल एक कोर्स और बैंक निफ्टी का स्पेशल एक कोर्स, तीनों की फीस 6000 है, क्योंकि सब में 10-10 स्ट्रेटेजी है 30 मिनट्स की। उस तरीके से बना दिया है। दोस्तों अभी ध्यान क्या रखना है आपको, कि आप ये मत सोच के गलती करना कि कॉल बिल्कुल 100 रुपए का कॉल गिरते गिरते 10 रुपए का रह गया, या 40 रुपए का पुट भी अभी आज तो गिर गया, नीचे आ गया, पुट भी नहीं टिक पाया। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो 40 से 10 रह गया वो जीरो हो जाने वाला और आप शॉर्ट कर दें, बगैर किसी हेजिंग की, ये गलती मत करना। अगर आपको शॉर्ट करना है तो कॉल पुट दोनों को शॉर्ट करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, पर आप ये देख लेना उसमें काफी कैपिटल एंगेज होने वाली है। आजकल मार्जिन ऑप्शन राइटिंग का काफी ज्यादा है ना, उसमें आपको काफी पैसा लगता है। तो कितना पैसा लगा के कितना पैसा कमा रहे हैं इस बात पे नजर जरूर रखिएगा। क्योंकि कई लोगों ने इक्विटी से परहेज कर रखा है, वो बोले हम तो ऑप्शन में ही काम करते हैं और हम तो ऑप्शन राइटिंग ही करते हैं। तो ये जरूर कैलकुलेट कर लेना कि भाई निफ्टी का 10 रुपए का प्रीमियम हम कॉल में बेच रहे हैं, 15 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम हम पुट में राइट कर रहे हैं, टोटल 30 रुपीज है। 30 into 75, 2250 रुपए के लिए कमाने के लिए मतलब मैक्सिमम कितना मिल सकता है आपको, दोनों ही जीरो हो जाए तो 2250 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये 2250 कमाने के लिए 22,000 का रिस्क तो नहीं ले रहे ना, इसका ध्यान रखना है आपको। क्योंकि कई बार एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार अचानक से रिवर्सल दिखाता है। मतलब अगर पूरे महीने से मंदी है तो यहाँ पे एकदम से तेजी आ सकती है, पूरे महीने से तेजी है तो एकदम से मंदी आ सकती है। तो आपको कोई भी काम एक तरफा परसेप्शन के साथ नहीं करना है। तो हमने हेजिंग के करना क्या है उस वो तो आपको फ्री वीडियोस में भी हमारे मिल जाएगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। जो लोग कैपेबल हैं वो पेड वीडियो कोर्स लेके उससे देख सकते हैं। लेकिन कोई भी एक स्ट्रेटेजी अगर आपने देखी है, अब जैसे एक्सपायरी के करीब कौन सी स्ट्रेटेजी काम में आएगी वो एक अलग स्ट्रेटेजी है, एक्सपायरी की शुरुआत में कौन सी स्ट्रेटेजी काम में आएगी ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। दोनों में अपोजिट चीजें देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, कोई एक फॉर्मूला लेके अगर आप सोचते हैं कि आप बाजार में पैसा कमा लेंगे तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। अगर फॉर्मूले से काम करना है तो चाय की, कचौरी की, पान की दुकान पे एक फॉर्मूला चल सकता है, यह मार्केट में नहीं चल सकता। यहाँ पे जब पूरी दुनिया इसको प्रभावित करती है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जैसा हमारे साथ पिछले 20 सालों में हमने कई बार ऐसा महसूस किया कि आप तो सब देख लिया, आप क्या बचा। लेकिन बार बार मार्केट ने हमारे उस घमंड को तोड़ के चूर कर दिया। मार्केट ने बता दिया कि हमारी कोई हैसियत नहीं है इसके सामने, ये हमको जब जो दिखा दे वो शायद जिंदगी में हमने पहले कभी देखा नहीं होगा। और जितने जितने हम पुराने होते जाते हैं उतना उतना मार्केट हमको हम्बल बनाता जाता है, विनम्र बना देता है, मार मार के विनम्र बनाया है इसने हमको। तो दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यंगस्टर्स को खासतौर पे मैं बोलता हूँ उनके अंदर बहुत उबाल आते हैं और वो कहते हैं कि भाई डरते नहीं, हम किसी चीज से देखेंगे जो भी होगा। तो वहां वो कौन सी गलती कर सकते हैं, जो गलती मैंने अपनी कहानी पहले साल के वीडियो में बता रखी है कि मेरे हाथ में ऐसी कैपिटल आई थी, वो 70,000 रुपए आज से 20 साल पहले अगर मैं समझदारी से इन्वेस्ट करता तो वो 70,000 कम से कम मेरे पास 3 करोड़ रुपए बन के मेरे पास होते अलग से। जो है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी होशियारी में लगा रह गया। क्योंकि
जानकारी आ सकती है किताबें पढ़ने से, वीडियो देखने से, लोगों से बात करके या लोगों से बहस में जीत के। अनुभव नहीं आ सकता। अनुभव एक बहुत ही कमाल की चीज है। अनुभव वो चीज है जो आपको पहले पूरा तोड़ देगी और फिर आपको स्वीकार करना सिखाएगी। हम हमेशा कहेंगे कि मैं जो चाहता हूँ वो कब आएगा, बाजार कब चलेगा, मेरा शेयर कब चलेगा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों होता है बाजार, एफआईए क्या करते रहते हैं, कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं। धीरे धीरे आप ऐसा समझने लग जाते हैं कि देखो ये है बाजार और हमेशा से बरसों से ये ऐसा चलता आया है और ये ऐसा ही चलता रहेगा। और जो अपने आप को हम बातें कहते रहते हैं ना कि एक बार डिप में मौका मिल जाएगा तो मैं तो इतना खरीद लूंगा एक ही बार में कि एक ही दाव में बाहर हो जाऊंगा। फिर एक नहीं 5 बार बाजार आपके सामने गिर के आ जाता है और तब हमारी जो हालत हो जाती है ना, जिसको कहते हैं, क्या बोले, मैं आपको उन शब्दों में तो बोल नहीं सकता जैसे हम दोस्तों में बात करते हैं। आदमी की हालत खराब हो जाती है। उसको पता लग जाता है कि तुम्हारे सामने आके बिल्कुल जमीन पे भी सो जाए मार्केट, तो आप भी उससे पहले सो जाते हो। आप कुछ भी नहीं कर पाते, जितना सोचते हो उतना तो नहीं कर पाते हो। और आपको लगता है कि बहुत उछाल आएगा तो आप कमा के बाहर निकल जाओगे, वहां पे भी आप चुक जाते हो। तो हमेशा आपको मालूम पड़ता है कि जितना आपने सोचा उसका 20-30% ही कर पाए, लेकिन वो भी कम नहीं था। उससे भी पैसा बहुत बना है, ये एक खुशी की बात है। तो दोस्तों, आपके अहंकार को यहाँ कोई पोषण नहीं है, आपके डिसिप्लिन को यहाँ सहारा मिलेगा। डिसिप्लिन मतलब मैं इतने बजे आता हूँ, इतना ट्रेड करता हूँ, जो भी होता है स्वीकार करता हूँ, निकल लेता हूँ। इतने बजे आता हूँ, ये देखता हूँ, ये ट्रेड करता हूँ, जो भी होता है फिर निकल लेता हूँ। अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनने वाले हैं, क्योंकि आपका ज्यादा समय किस चीज में जा रहा है, इस स्क्रीन के पीछे जो आमने सामने चल रही है, जिसमें बार बार लाल नीला नीला लाल हो रहा है, ये भागा वो गिरा, इसके अलावा पीछे का देख रहे हैं आप, दूर तक का देख रहे हैं। वो दूर तक का देखने की आदत पड़ गई तो आप एक अच्छे ट्रेडर भी बनेंगे, इंट्राडे ट्रेडर भी, स्विंग ट्रेडर भी और इन्वेस्टर भी। मतलब अगर कोई बोले कि मुझे तो इन्वेस्टर बनना ही नहीं है, मैं तो ट्रेडर ही रहूंगा, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और कोई इन्वेस्टर बोल रहा है कि मैं तो इन्वेस्टर ही बनूंगा, मुझे ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाना, तो वो भी गलती कर रहा है। गलती क्यों कर रहा है कि जब तक मैं स्क्रीन के सामने आके उससे फेमिलियर नहीं होता ना, मेरे अंदर का खौफ खत्म नहीं होता। तो इन्वेस्टर्स की मैंने ऐसी हालत देखी थी कि जिनके 1-1 करोड़ रुपए की कैपेसिटी थी बाजार में पैसा लगाने की, डर के मारे वो 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं लगा पाए। और 10 लाख रुपए जब बढ़ के 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख हो गए, तब उनको खुशी तो हो रही है, लेकिन रोना ज्यादा आ रहा है इस बात पे कि 50 लाख तो मैं आराम से लगा ही सकता था। लेकिन होशियारी किस बात की थी, यार नीचे आएगा वहां लगाएंगे ना। तो किसी ने कहा था आपसे कि नीचे आएगा, तो आपके पास कोई रणनीति थी या सिर्फ अंदाजा था? तो अंदाजे से आप जीत सकते हो क्या? मैं यहाँ पे कोई आपसे ऐसी बातें नहीं करता हूँ जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार मानने में तकलीफ हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता बाजार के बारे में, आप कुछ नहीं जानते बाजार के बारे में। ये सारे बिजनेस चैनल जो चिल्ला रहे हैं या जितने न्यूज़पेपर बातें कर रहे हैं या फिर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो कह रहा है, वो भी नहीं जानता भविष्य के बारे में। तो क्या आप सारा काम उन शब्दों के भरोसे करोगे या फिर आप एक रणनीति बनाएंगे? रणनीति कैसी होती है, मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जैसे टाटा मोटर एक बड़ी अच्छी कंपनी थी और आपने देखा 500-600 रुपए का उसका ऑल टाइम हाई था और वो 150 रुपए पे आके खड़ी थी। अब वहां पे कुछ लोग कह रहे थे कि 120 भी जा सकता है, कोई कह रहा था कि 190 जा सकता है और आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगा क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे में रणनीति वाला क्या करता, रणनीति वाला ये सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, 4-1 साल में तो ये ऊपर आएगा, इसके चांस बनते हैं ना, हो सकता है 1-1.5 साल और गिरे। तो एक काम करते हैं, इसकी एसआईपी शुरू कर लेते हैं हर महीने की या हर हफ्ते की, जैसा आप चाहें। तो आपने उसकी एसआईपी करना शुरू की, 150, 160, 170, 180, फिर वो नीचे आया 140, 140, 155, 160, 175, फिर 150 आ गया, 155 हो गया। ये सब नाटक चल रहा था, आप बड़े दुखी भी हो रहे थे, क्या है यार ये कोई दम ही नहीं है इसमें। फिर अचानक से वो 250 हो गया, फिर अचानक से वो 350 दिखाने लगा और आप हो गए दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान। और टुकड़े टुकड़े में खरीदने की वजह से बहुत कुछ कर गए आप। नहीं तो आपसे होता नहीं था ना। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप खाना खाते हैं ना, कितनी चपाती खाते हैं? 5 चपाती खाते होंगे। मैं आपसे कहूं कि एक चपाती, 5 चपाती एक साथ अपने मुंह में डाल लो, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। एक चपाती भी मुंह में डाल के उसको चबाना मुश्किल होगा, लेकिन कोर कोर करके आप 5 चपाती खा गए। तो दोस्तों ऐसे ही इन्वेस्टर का क्या मामला होता है
कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा दुखी है, जो उसको अभिशाप लग रही है, वही चीज उसके लिए वरदान बन जाती है। तो अगर शेयर वहीं के वहीं घूम रहा है, तो वो उसको धीरे 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 इकट्ठा करता चला जाता है और फिर उसको प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं। दोस्तों, मैं आखिरी में बताने वाला हूँ कौन कौन से स्टॉक्स है जो अच्छे रहेंगे अभी के लिए। तो अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि रणनीति का मतलब था कि 4 साल तक खरीदने की प्लानिंग थी। 4 साल तक जो बुरा से बुरा होने वाला था, मतलब 150 का 75 हो जाता तो भी चलता, उसकी भी मन में संभावना थी। और सोच रहे थे कि भाई 2 साल में भी 50% दे दे तो कम है क्या। और उस आदमी को क्या मिलता है? ईमानदारी से, वफादारी से जो आदमी गया, 160 का 220 हो जाएगा 1 साल में, ये मन में लेके गया, उसको 340 मिला। 150 का 300, 100%, वो भी विद इन 6 मंथ। इसलिए ईमानदारी से जो आदमी शामिल होगा ना, उसको बाजार बहुत बड़े बड़े इनाम देता है हमेशा ही। ऐसी रणनीति आपके पास होनी चाहिए। और ऐसा करते करते आप सोचोगे कि यार जो मैंने सोचा था वो तो उतना तो हो ही नहीं पाया। मैं तो सोच रहा था 2 लाख रुपए के टाटा मोटर लूंगा, पर 2 लाख के तो ले ही नहीं पाया। मैं तो 70-80 हजार ही ले पाया और इतने में तो ये डबल हो गया। तो क्या सोचा था आपने? 2 लाख रुपए में कितना कमाने को सोचा था? 1 लाख रुपया। तो फिर आधा खरीदा, उतने में ही 80 हजार मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है आपको, तो दिक्कत क्या है? तो दोस्तों, ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाने की बजाय जो कम पैसा लगा के पैसा कम बनाता है, वो आदमी ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसने अपना कंट्रोल मार्केट के हाथ में नहीं दिया है। तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि भैया हम ये छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं करते, हम तो बहुत हजारों का वॉल्यूम खरीदते बेचते हैं। वो उतनी आंखों में उनका गुरूर दिखता है। वो पूछते हैं सर ये कितने कितने गुना लिवरेज दे रहे हैं? 10 गुना मार्जिन देंगे सर? 20 गुना मार्जिन देंगे क्या? सेबी ने ये तो अच्छा कर दिया, एक्सचेंज ने अच्छा कर दिया, तो बहुत सारे सटोरियों को रोक दिया। और इस बात से रोक दिया, मार्केट का फायदा नहीं उठा रहे थे, मार्केट उनका फायदा उठा रहा था, वो बर्बाद हो गए थे। तो उनकी आंखों में गुरूर दिखता था कि मैं तो 5-5 हजार शेयर खरीदता बेचता हूँ। अरे भाई, 5 हजार शेयर खरीदना, मैं 5 साल के बच्चे को बोलूं बटन दबा देगा, इसमें क्या बात है? इसमें कौन सी काबिलियत की बात हो रही है जो आप इतने गुरूर के साथ बात करेंगे? 500 शेयर खरीदे हो आपने, 50 खरीदे हो, लेकिन फायदा बनाया क्या? और परसेंटेज में कितना बनाया ये बताइए। काबिलियत इस बात में नहीं है कि आपने कितने हजार शेयर खरीदे। अब 5 हजार शेयर खरीद के 1 हजार रुपए कमाए अगर आपने, उसके बजाय कोई आदमी 200 शेयर खरीद के 1 हजार रुपए बना लेगा, तो आपसे ज्यादा अक्लमंद हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अभी तो उसके पास आपकी तरह आपके पैसे का 90% अभी उसके हाथ में रखा हुआ है, 95% उसके हाथ में रखा हुआ है। बाजार यहां से गिर के बिल्कुल बर्बाद होने को चला जाए, तो वो उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएगा और न जाने कितना पैसा कमा के आएगा, वो भी आपसे आधे तनाव में, आपसे आधे रिस्क में। दोस्तों, कुछ स्टॉक के नाम मैं आपको खासतौर पे याद दिलाना चाहूंगा। वैभव ग्लोबल ज्वेलरी कंपनी है, इसने बहुत आउट परफॉर्म किया इस साल में। तो पिछले महीने 2 महीने में ये 2400-2500 रुपए से 4700 तक आ गया है। तो 4700 के बाद इसमें एकदम से करेक्शन आया, 3850 तक आया था ये। तो हमने इसको कहीं 4050 पे लिया, फिर एक झटके से नीचे चला गया, 3900 दिखाया, 3850 दिखाया। तो वहां पे आप इसको अभी थोड़ा थोड़ा अकोमुलेट कर सकते हैं, बहुत तेजी से आउट परफॉर्म करने की संभावना रखता है। लेकिन ये कैसा हाई बीटा शेयर है, रिस्क रहेगा इसमें, है ना। और मैं जैसे आपसे बोलता हूँ, मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, उन्होंने 2400-2500 रुपए में वैभव ग्लोबल उठाया और उनसे मुझे खबर मिली, है ना। ये हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि भाई, कई बार मैं देखता हूँ लोग सफलता नहीं चाहते, वो सफलता का क्रेडिट चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं ढूंढ के लाया। अरे तुम ढूंढ के लाए या वो ढूंढ के लाया, कोई और ढूंढ के लाया, क्या फर्क पड़ता है? सवाल क्या होना चाहिए, आप उसका क्या कर पा रहे हो। तो वो उसको लेके और रख के भूल गए। तो रख के भूलने में कई बार उनको 2-3 बार छोटी छोटी चोट लग गई, लेकिन इस बार क्या हुआ, 2400-2500 से सीधा 4700 देखने को मिला। कितना परसेंट है बताइए आप? 70-80% का मार्जिन। ये फायदा आपको मिल सकता है दोस्तों। आज अल्काइल अमाइन हमारा फेवरेट शेयर रहा है, तो अल्काइल अमाइन ने क्या मूवमेंट दिखाया? 2 दिन पहले वो 5300, 5200-5300 रुपए के बीच में था, आज 5900 का लेवल दिखा दिया। हमारे पास जो 40-50 शेयर रखे थे, उसमें ही हमको 25,000 रुपए का फायदा दिख रहा है। तो दोस्तों, ध्यान रखो,
कहाँ हो रहा है वॉल्यूम, कहाँ हो रहे हैं मूवमेंट्स, और अलग अलग सोर्सेस पे जाओ, लेकिन आंख मूंद के फॉलो मत करना, किसी को भी आंख मूंद के फॉलो मत करना, मुझे भी नहीं। कभी लोग बोलते हैं ना कि सर कौन से भगवान की माला फेरे फेरे तो हमको भगवान दिख जाएंगे। ऐसे यहाँ ट्रेडिंग में कई लोग पूछते हैं कि सर एक स्ट्रेटेजी, एक फॉर्मूला बता दीजिए, बस हम तो वही करते रहेंगे। लोग क्या करने चले जाते हैं, वो एडवाइजर्स के पास चले जाते हैं। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि सर एडवाइजर ने मेरे को धोखा दे दिया। अरे भाई उसने क्या धोखा दे दिया, आप गए थे ना वहां पे रेडीमेड चीजें लेने, मतलब आप फास्ट फूड खाने गए थे और आप बोल रहे हैं कि पेट खराब हो गया, तो पेट तो खराब होता है, फास्ट फूड खाने से कब्जी होती है, आपको हो गई, अब ये रहेगी, दो हो सकता है 6 महीने या 3 साल तक कब्जी रह सकती है, आपको फंस जाएगा वो आपके पास। या फिर ये तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं, कि आपने अगर इक्विटी उठाई और फंस जाए तो अलग बात है, फ्यूचर उठाया और बर्बाद हो जाओ तो ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने आसान रास्ता चुना था। कितने लोग हैं जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर मेरा ना, या मेरा तो जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरे पास टाइम कहाँ रहता है, टाइम नहीं रहता है, इसीलिए तो ढंग से सीखो और एक एक सही स्ट्रेटेजी को ठीक से प्रैक्टिस करो, फॉलो करो। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो फिर दिन भर यहाँ पे रैंडम खेलने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? आपको करना क्या चाहिए, एक सही तरीका ढूंढो और उसको फॉलो करो। क्योंकि एक बार यहाँ फंस गए तो आपका तो पूरा टाइम यहाँ जाने वाला है। आप भले ऑफिस में बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे अपने घर में बैठ के डिनर कर रहे हो, आपके दिमाग में वही चीज घूमती रहेगी कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो इसलिए अगर किसी ने 330 पे टाटा मोटर का फ्यूचर उठा लिया है और वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं था तो हम तो ले आए और हमने स्टॉप लॉस भी लगाया, मैं जल्दी में था। ठीक थे भाई, आप जल्दी में थे, अब 299 हो गया, बताओ क्या करना है। तो आपके हर दिवाले के साथ में वो टाटा मोटर की गूंज आपके ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहेगी। ये जो दुनिया में, मैं आपको हमेशा बार बार ये बात कहूंगा, किसी को भी बेवकूफ बना लेना, लेकिन अपने आप को बेवकूफ कभी मत बना। किसी और को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है, उससे भी आखिर में आपको पता लग जाएगा कि दूसरों को बनाना मतलब खुद को बनाना। यहाँ पे मैं जब आपके सामने आता हूँ, मेरे को जो बात समझ में आती है मैं बोल देता हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए, किसी को संतुष्ट करने के लिए बात ही नहीं करता। कई बार लोग कहते हैं कि अरे सर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, तो गुनाह कर रहा हूँ क्या? एक बोर्ड लेके खड़े हो जाओ, मिठाई बेच रहा है जो कपड़े बेच रहा है, स्कूल में कोई एजुकेशन बेच रहा है, उसके सामने खड़े हो जाओ कि क्यों बेच रहे हो कुछ भी, और आप भी बेचना बंद कर दो, है ना? आपके सेठ को बोल दो जिसके यहाँ जॉब करते हो, तो भाई बेचो कुछ मत, हाँ अच्छी बात नहीं है कुछ भी बेचना। मैं कई बार ये बात समझा चुका हूँ कि वकील, डॉक्टर या टीचर, अगर इन पे भरोसा नहीं हो तो फिर आप इनकी सेवाएं मत लीजिए, बिल्कुल सुनिए ही मत ना उनको, क्योंकि आपके पास हजारों दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आधे अधूरे मन से आप ट्रेडर बनने को आए, इन्वेस्टर बनने को आए, तो मत कीजिए। आपको फोकस करने के लिए चाहिए कन्विक्शन। तो आज जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको बैंक ऑफ इंडिया का, तो अगर मेरे पास कन्विक्शन रख के और मैं 70.3 और 69.8 पे और ऐड कर लेता, थोड़ा ही ऐड कर लेता और एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता, तो मुझे 2.5-3 गुना ज्यादा फायदा मिलता। फिर मुझे फायदा मिला, लेकिन पेनल्टी लगी किस चीज की? क्योंकि बीच बीच में मैंने अपने कन्विक्शन को चेक करने की और फिर से उसमें बदलाव करने की कोशिशें की। कभी कभी ये बात सही भी होती है और कई बार गलत होती है, तो इसमें चुनना है आपको, उसको निभाना पड़ेगा, है ना? आप ये नहीं कह सकते कि यार गर्लफ्रेंड के मजे अलग हैं, बीवी बोरिंग होती है, फिर आप बोलो नहीं बीवी का कंफर्ट अलग है, उसकी वफादारी अलग है, गर्लफ्रेंड का क्या भरोसा। ऐसी बात नहीं हो सकती। आपको हर एक चीज के साथ में उसके प्रोज एंड कॉन्स है और पूरा सेट साथ में लेना पड़ेगा। तो लोग इंस्ट्रूमेंट के मामले में बोले ऑप्शन में तो ये प्रॉब्लम है, पर ऑप्शन में पैसा कम लगता है, पैसा कितना मिलता है, तो ऑप्शन में प्रीमियम भी गल सकती है ना। अब आप ऑप्शन करने जा रहे हैं और आपकी तैयारी ही नहीं है, बोले सर मुझे ऑप्शन तो ज्यादा आता नहीं है पर मैं ऑप्शन करना चाहता हूँ, और मुझे सर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, पर बैंक निफ्टी का स्पेशल कोर्स है सर, इसमें बैंक निफ्टी रहेगा क्या? वो आप एक स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉम्बो बता रहे थे। मतलब आप क्या चाह रहे हो कि जो चीज मेरे को करना है, फोकस करना है जिसपे, उसको छोड़ के दो और चीजें फ्री गिफ्ट की तरह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अरे भाई ऐसा नहीं है कि 6,000 रुपीज में आपको इधर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, उधर कुछ मिस हो रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी के स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी को डिटेल में 30-30 मिनट करके उसमें 10 स्ट्रेटेजी बताई गई है जो सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में ही बात कर रही है। अगर आपने मन बना लिया है तो मुझे उसी में ट्रेड करना है,
अब कई बार लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, इसमें से एक काम करो, एक ये जो केला है ना, इसका छिलका छिलका हटा दो, मुझे अंदर अंदर का दे दो। तो कई बार लोग बोलते हैं सर बैंक निफ्टी फ्यूचर नहीं करता, मैं तो सिर्फ ऑप्शन करता हूं, तो मुझे फ्यूचर नहीं चाहिए। अरे फ्यूचर नहीं चाहिए तो अंडरलाइन क्या है? फ्यूचर को देख के ही तो आप उसको खरीदने वाले हो, ऑप्शन कैसे खरीदोगे? अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तब कॉल पुट खरीदने के बारे में बात करोगे ना, स्टडी किसको करोगे? बैंक निफ्टी के फ्यूचर को स्टडी करना है ना। तो ये जो बेवकूफी है ये नहीं करनी है हमको। हमको किसी चीज के बारे में इतना जानना है कि मेरे निर्णय की गहराई बढ़ जाए, हर तरीके से हम चेक कर लें अपने निर्णय को, तब जाके आपका जो कन्विक्शन आएगा ना, वो कन्विक्शन बहुत पॉजिटिव और अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक चीज बता रखी है अपनी पेड ट्रेनिंग में, एक एक स्क्रीनर बताया था, एक स्पेशल स्क्रीनर जो अगले दिन के लिए कौन सा स्टॉक पेज है उसके बारे में बताता है। तो आज उसमें आखिर में नजर आ रहा था अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट देखते देखते 301, 302 से 305 रुपए दिखा दिया। अब क्या वैल्यू निकल के आती है? 1000 शेयर पे 4000 रुपए निकल के आते हैं। हर कोई 4000 ले ले जरूरी नहीं है। अब जैसे मैंने बोला 4000 निकल के आते हैं, तो कोई बोलेगा यार ऐसा तो 4000 के पूरे पूरे पैसे थोड़ी बुक कर सकता है कोई। लेकिन वो आदमी ये दिमाग नहीं लगा रहा है तो भाई 1000 रुपया भी अगर निकल आया तो वो एक स्ट्रेटेजी जिसकी कीमत 1500 या 2000 रुपए है, वो दिन में अगर 1000 रुपए दे दे, 4000 की संभावना है, उसकी बात मत करो। अगर वो 500 रुपया दे दे तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी 250 ट्रेडिंग डेज में? आज वो भागा, कल कोई और भागेगा, लेकिन आपके स्क्रीनर से तो 100 बार आपको मौके मिलेंगे। तो आप तो 5 लाख रुपए बना सकते हो, आप तो 2 लाख रुपए बना सकते हो। तो वो एक समझदारी अगर किसी आदमी के मन में रहे तब जाके बात होगी। क्योंकि जब मैंने पहली बार पेपर एड दिया था तो न्यूज़पेपर का वो एड मैंने कभी देखा नहीं था। मैं अपनी पर्सनल जिंदगी में से कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि जो एक होशियारी होती है बहुत सारे ऐसे लोगों में, जो खासतौर पे मिडिल क्लास ज्यादा होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को तो क्या उसको लगता है कि अब मैं उतना ज्यादा समझता नहीं हूँ, और जो समझ में आया उसने कहा ले लो, ठीक है, वो पैसा बैग में भर के नकद लेके आएगा, वो दे देगा। अमीर लोग तो जानते हैं कि भाई पैसा कहाँ लगाने से, अमीर लोगों को ये पता होता है कि मेरा अगर 1 रुपया 10 होके भी वापस आ रहा है तो लगा दो, कोई चिंता नहीं, मैंने कई बार लगाया पैसे और ऐसे तो मेरे पैसे बने। तो अमीर उस बात को समझ जाता है। मिडिल क्लास लोग जिनको लगता है कि वो समझदार है, वो लोग अपने आप को कई बार आधे से ज्यादा निर्णयों से रोक देते हैं। और मैं यहाँ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मार्केट में खुद को चेक कर लेना। आपको मालूम पड़ेगा कि आप सोच रहे थे क्या करूं यार, ये शेयर लूं, तो आपका मन ऐसे सोच रहा था कि ले लेता हूं यार 200 शेयर, फिर लगता है कि नहीं यार जाने दो, क्या भरोसा। फिर आपको लगा चलो 100 शेयर ले लेता हूं, फिर आपने कहा जाने दो, पर आप 20 शेयर नहीं ले पाए। ये कैसे हुआ? ये हुआ हमारे दिमाग की रिजिडिटी से, क्योंकि हमारे पास वो कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल से कैलकुलेशन क्या चाहिए आपको स्पॉन्टेनिटी के लिए? ये दिए मैंने 60 रुपए, मैं 20 शेयर लिए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। या 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, 100 रुपए का रिस्क है, क्या इतनी बात सोच रहे हैं आप लोग? तो मैं जब बच्चा था ना, तो मैं पहले शोरूम में जाता था और मैं बोलता था वो डमी को यहाँ पे जो लटका रखे हैं ये कपड़े तो कुछ बड़ी, ये तो बेस्ट लटका दिया हुआ इन्होंने, ये पता है अंदर हो सकता है और अच्छा माल हो, और उसको हम परेशान करके बताओ दिखाओ बताओ दिखाओ, ये सब बहुत सारे ऑप्शन देखते थे। आखिरी में दिमाग इतना पागल हो जाता था कि हो सकता है कि हम आखिरी में कोई से भी एवरेज से 3 चीजों में से कोई एक चीज उठा के ले आते थे। वो फिर लगता था कि यार क्या किया हमने, और ये बात समझ में आती थी 7-8 दिन बाद। जब पहन के जाते थे तो ऐसा लगता था कि यार उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना वहां दिख रहा था। तब जाके बात समझ में आई कि भाई इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, सामने जो नजर आया फटाफट पहली नजर में पसंद आया, आपने कहा चलो ले लो। क्यों? क्योंकि इससे अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो देखते हैं ना कितनी देर तक होती है, क्या गड़बड़ होती है। आप रेट के लिए बोलो, आप धीरे धीरे अनुभवी भी हो जाते हैं, आपको पता है कि डरने से बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से भी आप बच तो नहीं सकते ना। बाजार में इतनी बार तेजी मंदी आई होगी, आपको आपके डर से फायदा हुआ क्या? डर से फायदा कभी नहीं हो सकता। डर अगर आपको पैरालाइज करता हो इतना ज्यादा है, अगर आपको लकवा मार देता है डर की वजह से, तो फिर फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, डर आपको
थोड़ा कोशिश कर देता और आप एकदम बोलने वाले हो 1000 शेयर, तो तब आपको लगता है 1000 एक साथ नहीं लेते यार, डर है थोड़ा सा। आपने कहा एक काम करो 300 ले लो अभी, फिर कहीं नीचे आएगा 300 और ले लें। स्टॉप लॉस लगाया, 1000 का मन बना रखा था, बोले नहीं ले रहे 1000, 600 ही बोलते। अब वो सेक्टर दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये जो दिमाग है ना, नहीं तो क्या, औरतों जैसा दिमाग कई बार, मतलब एक्चुअली औरतों की बात और आदमी की बात मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कम एक्सपोजर वाले लोग। जनरली हमको क्यों देखने को मिलता है ऐसा, कि बात आदमी औरत की नहीं होती है। एक आदमी घर के बाहर निकला, उसने बहुत सारी चीजें देखी, एक औरत को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, तो अभी उसको कम एक्सपोजर है, तो वो जब भी कोई चीज पाना चाहती है, प्लान करती है, उसको डर रहता है कि अगर मेरा प्लान आज नहीं हुआ तो फिर कभी होगा ही नहीं। तो जैसे ही उसके प्लान कैंसिल होते हैं, वो खतरनाक परेशान हो जाते हैं। बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी इमेच्योर इंसान, वो मर्द हो 50 साल का हो, तो वो भी ऐसा कर सकता है। तो वो चीज कहां से आ रही है, इस घबराहट से कि जो मैंने सोचा है वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैंने तो सोचा था 1000 शेयर लूंगा। आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए। एक ट्रेडर के तौर पे मैं आपसे कहूंगा, अपने अंदर एक लचीलापन रखो। कि मैं खरीदने ही जा रहा था कोई शेयर अचानक से, और सुबह से मैंने सोच रखा था कि 3:20 होगा तब मैं क्या ले जाऊंगा। आपने सोचा कि 3:20 पे एक काम करते हैं, हम ये ले जाएंगे। सुबह से क्या नजर आ रहा था, पीडीलाइट, पीडीलाइट लेके जाएंगे। वो फिर अचानक से मैं अपने स्क्रीनर में जाता हूँ और मुझे 4 नए नाम दिखते हैं। फिर अचानक से नजर आता है कि यार सीमेंट सेक्टर तो बहुत परफॉर्म कर रहा है, एसीसी नजर आ गया हमको। तो हमने कहा एक काम करो, पीडीलाइट जो खरीदने वाले थे और वो छोड़ो, और नहीं खरीद रहे, बल्कि जितने हैं उसमें से भी आधे बेच दिए, और हमने एसीसी उठा ली। अब वो एसीसी 3:10 से 3:20 के बीच में 20 रुपए ऊपर चला गया। वो 100 शेयर हमको 2000 रुपए देने लगे। अब ऐसे में आपको लगता है कि एक काम करते हैं, 50 शेयर बेच देता हूँ, 50 ही रखता हूँ। क्योंकि 9 नकद और 13 उधार वाली बात, किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे पास इतना टाइम डिसिप्लिन नहीं है, मैं हमेशा सोचता हूँ 9:15 पे पहुंचूंगा, जब तक मैं जाता हूँ, उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, जो भी होता है, मैं 9:30 पे पहुंचता हूँ, तो पता लगता है वो तो अलग ही हाई बना के आ गया और अब देखो माइनस में। इस तरह की स्थिति बनती हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो सामने दिख रहा है, ये प्रॉफिट बुक करो। तो जब ऐसा करने को आप तैयार होते हैं ना, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाते हैं कई बार। जैसे अल्काइल अमाइन का एग्जांपल दिया मैंने, आज वो 5920 5930 ऐसा कुछ चला गया था, आपको लगा कि यार एक काम करते, थोड़ा बेच देते। अब थोड़ा बेचने में आपको दोनों तरफ के रास्ते खुले थे कि 5930 पे आप बेच रहे हो तो ये 6200 हो जाएगा, तो भी मेरे पास रखे तो हुए 70%। और अगर ये लास्ट यहाँ से लुढ़क के 5850 हो जाएगा, तो भी आपको कोई समस्या है, अफसोस नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार जो आप प्राइस देख लेते हैं, उससे आपका मन जुड़ जाता है, खासतौर पे नए लोगों का। अब क्या, बहुत पुराने लोगों को तो लगने लगा कि भाई ये सब माया है, क्या दिख रहा है यहाँ पे 10% प्लस और 7% रह जाएगा, 7% प्लस है, ये 11% चला जाएगा, ये 3% माइनस है, 5% प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग एक वर्ड है ना, कि जो आपने बुक किया वो आपका अपना है, बाकी तो माया है सब। तो अगर आपने बुक नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो अगले हफ्ते के लिए हमारी तैयारी क्या रहेगी, कि आप अगर इस एक्सपायरी की चीजों को खरीद रहे हैं, तो तरीका मैं बता देता हूं आपको। आप देखना सबसे अच्छा कौन सा सेक्टर है जिसमें रिवर्सल आ रहा है। उस रिवर्सल में, उस सेक्टर में आपने जाके देखा कि अचानक से आपको नजर आने लगा मेटल सेक्टर भागने लगा, या प्राइवेट बैंक सेक्टर भागने लगा। तो मेटल सेक्टर में टाटा स्टील आपको नजर आया 635 पे, उसका हाई है 639 का, तो आप क्या करेंगे, 640 की कॉल में हाई पे बाइंग लगा लो, स्टॉप लॉस बाइंग। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इधर अगर टाटा स्टील नहीं चला और आईसीआईसीआई बैंक भाग गया, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने बाइंग लगा ली। अब अच्छी बात क्या है इस वक्त अच्छी बात यह है कि प्रीमियम बहुत कम है। वो जो कॉल आपको 30-30 हजार रुपए में मिल पाते थे, आप हाथ लगा पाते थे, वो 10-10 हजार रुपए में आपके हाथ में आ। तो अच्छी बात यह हो गई कि आप आसानी से सौदे लगा सकते हो, पर आपको सचेत भी रहना है। बुरी बात यह है कि अगर आपने लापरवाही की, तो ये ऊपर जाके प्रॉफिट देने आया भी था और आपको ध्यान भी नहीं है, और फिर लुढ़क के वापस नीचे चला गया, अब आप लॉस बुक नहीं कर पा रहे, तो आपके सामने प्रीमियम गल जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो अगर उतना कलेजा और उतनी जिम्मेदारी आप लेना चाहते हो, तो ही स्टॉक ऑप्शन में काम करें, है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक ऑप्शन में आपको काम करना ही है। दूसरी बात, बटरफ्लाई बन सकती है यहाँ पे। बटरफ्लाई निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसी, कि अगले वीक की एक्सपायरी के दूर दूर के कॉल पुट आपने बाय भी कर लिए, और इधर के जो एट द मनी या इन द मनी कॉल पुट है, इनको सेल भी कर लिया। ये आप करके रख सकते हैं।
क्योंकि अभी की एक्सपायरी वाले जो कॉल पुट है वो क्या करेंगे, प्रीमियम लिख के दिखाएंगे, लेकिन डर इस बात का है कि अचानक भाग गए तो क्या करेंगे, तो वो अगले वीक वाली जो एक्सपायरी है वो उसको थोड़ा संभाल लेगी, पूरा संभाले जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगले वीक की एक्सपायरी वाले जो कॉल पुट है वो 100 रुपए से 120 रुपए हुए, तब तक यहाँ पे जो आपको 50 रुपए का दिख रहा है 90 रुपए हो गया, लेकिन वहां टिक नहीं पाएगा, यहाँ बहुत उतार चढ़ाव होंगे, वो 50 टू 90 जाके 60 आ जाएगा, तो आपको कभी कभी एकदम घबराहट हो जाएगी, बट तसल्ली में रहना। ज्यादा घबरा के काम करें और आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं संभाल सकता तो मत करो काम। मैं आपको हमेशा ही, कई बार लोग न्यूज बेस्ड काम करने लग जाते हैं, तो न्यूज बेस्ड काम करने की मेंटालिटी है आपकी, क्योंकि अलग अलग तरह की पर्सनालिटी होती है। एक पर्सनालिटी होती है एग्रेसिव पर्सनालिटी, एग्रेसिव बोल दे मार दिया जाए छोड़ दिया जाए वाले लोग, जो सहवाग टाइप के लोग बोलता हूँ कि सहवाग या तो उठा के खेल सकता है, आक्रामक खेल सकता है, एक एक रन नहीं निकाल सकता है, तो उसको अगर एक एक रन निकालने को बोलेंगे तो आउट हो जाएगा। तो आपकी प्रवृत्ति अगर ऐसी है और आप तैयार हैं, आप ये जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि आप ये जो कहानियां हमसे सुनते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं कि सर क्या रखा है इस कहानी में, आप तो हमको चार्ट दिखाओ, और कितने चार्ट देखोगे आप, क्या क्या चार्ट को चार्ट चार्ट के क्या मिल गया अभी तक। मतलब हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि नहीं सर ये वाली ट्रिक वो वाली ट्रिक, ये दो चार कैंडल दिखा दो आप हमको, ये दो चार इंडिकेटर दिखा दो और पता नहीं कौन सा भगवान मिल जाएगा हमको। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है भाई कि वो जो 40% बाहर हो रहा है ना टेक्निकल, उससे आप नहीं हार रहे हो, पहले पहचानो कि हार कहां से रहे हो। आज मेरा प्रॉफिट अगर आधा रह गया तो मेरे अंदर जो गड़बड़ हुई उससे हुआ ना, यही तो समझाने की बात कर रहा हूं मैं, कि आपके अंदर जो कुछ चल रहा है उससे आप सफल या असफल हो रहे हो, और हम सारी बातें क्या कर रहे हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये जान सकते हो कि उस कंपनी के मैनेजमेंट में आगे 10 दिन में या 10 महीनों में क्या फैसले होने वाले हैं। अगर कोई आपको बता भी रहा है तो क्या वो सच्चा है झूठा आपको पता है, लेकिन आप तो अपने आप को देख रहे हो ना, तो अपने आप को तो आप जान सकते हो ना। अब लोग बोलेंगे कि सर मार्केट में जो कुछ भी होगा मैं अपने को जान लूंगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि मेरे पास एक क्लैरिटी है कि मैं 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूँ सुबह, और अच्छे से एक स्टॉक चुन के निकालता हूँ रिवर्सल वाला, और उसमें मैं सौदा लगा के छोड़ देता हूँ। भाई कुछ लोगों का चुनाव ऐसा होता है, जो आज भाग रहा है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, वो 6% प्लस है मैं उसको ले रहा हूँ, तो आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि 6% प्लस है तो अभी 4 पे आ जाएगा, हो सकता है 9 पे भी चला जाए, पर संभावना रिस्क की ज्यादा है। फिर एक ऐसा स्टॉक हम चुनने की कोशिश करें जो बहुत गिर चुका है, अचानक से पलट के भागने लगे, हम ऐसे स्टॉक को चुन रहे हैं, तो वहां पे आपको कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बनते हैं। तो समझ की बात है ना, लेकिन ये समझ काम क्यों नहीं करती, क्योंकि आप शोर से भरे हुए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपना सारा कंट्रोल दूसरी अथॉरिटीज को दे दिया है ना। मतलब जय कृष्ण मूर्ति जो बड़े स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जब से आप ये सोच लेते हैं कि ज्ञान मेरे बाहर है, तब से आपके ज्ञान के रास्ते बंद हो जाते हैं। भले आप किसी भगवान को मानो, कोई जिंदा गुरु भी आपके सामने हो, अगर आप ये भी मानते हो कि सर शरबत में ज्ञान घोल के पिला देंगे, कुछ भी नहीं होगा भाई। मेरे से यहाँ पे लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन फायदा उठाने वाले 2000 लोग होंगे, क्योंकि वो खुद पे भरोसा करते हैं इसलिए वो दूसरों पे भरोसा कर पाते हैं। नहीं तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर में पता नहीं 50 लोगों को बेवकूफ बना के आते हैं, तो उनको लगता है पूरी दुनिया सबको बेवकूफ ही बना रही है, वो शायद वो जरूरी है, नहीं तो कैसे चलेगा सब कुछ। क्या चलाना है, ऐसी क्या चीज चलानी है हमको जिसके लिए किसी और आदमी को बहुत सारा झूठ बोलना पड़े। एक सीधी सी बात है ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, हाँ मैं अपने एक प्रोडक्ट बनाया, मेरा नॉलेज है, मैं उसको एक नाम मात्र की फी में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं चाहता हूँ जो गंभीरता से उसको लेगा वो उसके लिए पे करना चाहेगा, मैं बेच रहा हूँ। खरीदना चाहता है कोई खरीद ले, नहीं खरीदना चाहता है उसके लिए मैंने फ्री में बहुत सारी चीजें जितनी में शेयर करना चाहता है कर ली, आप उसका इस्तेमाल कर लो। झूठ बोलने की जरूरत क्यों, कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सरलता ही लक्ष्मी का सबसे सरल साधन है। जितने सयाने लोग होते हैं वो बहुत बड़े लोग नहीं बन पाते। अगर आपको चेक करना है तो आप रतन टाटा को या नारायण मूर्ति जी को या बिल गेट्स को या वॉरेन बफे को, इन लोगों को चेक करें।
आपको समझ में आएगा ये कमाल के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आप इनका सारा पैसा छीन लो, तो भी इनकी ताकत नहीं छीन सकते आप, क्योंकि ये अपने भीतर अपनी दौलत लेके चलते हैं। यहाँ और यहाँ पे भरोसा करते हैं। अभी लोग क्या सोचते रहते हैं कि भाई कहीं और से कोई आपको माला मिल जाएगी और आप उसको फेर के पैसा बना लेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको जानना पड़ेगा, आपको जान के उसको और यकीन कब आता है? जब आप ज्यादा जानने लगते हैं, आप ज्यादा यकीन करने लगते हैं। पहले मैं भी यकीन नहीं करता था, मुझे किसी की कई बात पे भरोसा ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैं कम जानता था। तो जैसे छोटे-छोटे गाँव से लोग आते हैं, वो कहीं पे कार या ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, तो उनको वो लगता है कि यार टायर तो नहीं बदल दिए कहीं? वो हर जगह डाउट में रहते हैं। उनसे कोई कुछ कहे, और अब छोटी जगह से आए हैं, तो छोटी जगह पे उनके पास कैश फ्लो कम हो सकता है कई बार, मतलब आजकल ऐसी बात तो नहीं बची, पर नहीं जानने वाले लोगों की तो पॉवर्टी लेवल रहेगा। तो अगर वो 10-10 रुपए के लिए एक दूसरे से झूठ बोलते होंगे, तो कोई आदमी यहाँ पे अगर उनके ऊपर 200-500 रुपए खर्च करेगा, वो डर जाएंगे। अब उनको नहीं मालूम कि ये आदमी यहाँ 2000 रुपए एक लाउंज में बिल बनाता है, और ये इतना अमीर अबंडेंस में जी रहा है कि ये अगर यहाँ पे बैठे हुए 20 लोगों को बोलेगे यार सबको मेरी तरफ से पार्टी आज, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या करने वाले हैं, इनके जूते तो नहीं चोरी कर ले गए। तो वो अबंडेंस उन्होंने देखा नहीं है, वो इतने छोटे हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि कई सारे लोग ऐसे हो चुके हैं कि वो अगर दोनों हाथों से अभी अपना पैसा खर्च करना शुरू करें, तो भी अपने लाइफ टाइम फिर उन्होंने पैसे की औकात भी तो देख ली है। कि सिर्फ उसको गिनते रहने से मजा नहीं आ सकता। मजा इंसानों के साथ रह के, उनसे जुड़ के, उनके दिल जीत के, उनके उनसे बात करके, शेयरिंग करके ही आता है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो दोस्तों, अब अगली एक्सपायरी के लिए आपका काम क्या होना चाहिए कि आप इस एक्सपायरी के स्टॉक ऑप्शन को अभी पकड़ो, और जैसे ही उसमें उछाल आए, आप उसको बुक करो और फिर अगले एक्सपायरी में चले जाओ। मतलब ऐसा होगा कि अगली एक्सपायरी का टाटा मोटर का कॉल हो या आईसीआईसीआई बैंक का कॉल हो, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तब तक वहां पे 30% बढ़ेगा। यहाँ पे प्रीमियम कम लग रही है, वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा लग रही है, तो आपको और अखरेगा कि यार खरीदने में ज्यादा पैसा लगा, फिर भी कम फायदा दे रहा है, क्योंकि अभी सबका ध्यान, सबका वॉल्यूम इधर रहेगा। पर उछाल के साथ इसको बुक करो और फिर स्विच करके उधर चले जाओ। आपको गुरुवार के दिन स्विच करके अगले उस पे चले जाना चाहिए, क्योंकि अब वो नेक्स्ट मंथ की प्रीमियम में धीरे धीरे करेक्ट होती जाएगी। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, यही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन के बारे में भी सोचना है। और अब यहां से खास बात जो आपसे कहना चाहूंगा मैं, कि निफ्टी बैंक निफ्टी का 5 दिन का हाई लो दिमाग में रख लीजिए। ये गलती कतई मत करना कि अभी पीछे से बार बार भाग के निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर आई है, तो अभी वो मजबूत नहीं हुई है। तो अगर ये लुढ़क के 5 दिन का वीक का लो तोड़ देती है, तो गलती से खरीद नहीं लेना है आपको, वहां पे नई शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाएगी, और फिर एक बड़ी गिरावट आने के चांसेस बनेंगे। लेकिन ये मैंने जो बात की है वो टेक्निकल लैंग्वेज में कही है कि वीकली हाई तोड़े तो इसका मतलब तेजी टिक गई, और वीकली लो तोड़े तो फिर मंदी आ सकती, नहीं तो मंदी क्या है अभी के लिए, अब मंदी नहीं आ रही। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? और आप अगर ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं ट्रेडर हूं, फिर भी आप एक बात बता दो, तो ये सौदा लगा कि मैं सो जाना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा आप ट्रेडर ही नहीं है। ट्रेडर नहीं सो सकता। ट्रेडर स्टॉप लॉस लगा के सो सकता है, ट्रेडर हेजिंग करके सो सकता है, नहीं तो वो नहीं सो सकता। उसको हक नहीं है, ट्रेडर को ट्रेड खुला छोड़ के, स्क्रीन पे छोड़ के सोने का, बल्कि मैं कहता हूं वॉशरूम जाने का भी हक नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको मालूम नहीं है कि कितनी बार उसके साथ क्या क्या हो चुका है। उसकी एक चाय उसको 50,000 की भी पड़ सकती है। तो ये लापरवाही आपको करनी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी चौकीदारी नहीं कर सकता, तो स्विंग ट्रेडर बन जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए इकट्ठा, तो इन्वेस्टर बन जाइए। चॉइस तो आपकी है ना। हम गलती ये करते हैं कि आधे अधूरे मन से कोई निर्णय लेते हैं, फिर उसको निभा नहीं पाते। आप पहले अपने आप को जानिए, फिर एक निर्णय लीजिए, फिर उसको निभाइए, और लंबे समय तक निभा के फिर कंक्लूजन पे पहुंचिए कि मेरे लिए है कि नहीं है ना? क्योंकि अगर आपने एक ट्रेडर की तरह काम किया और 2 दिन आपको नुकसान हो गया, आपने कहा अरे नहीं सर मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, बाजार गिर रहा था इतनी तेजी से, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखे थे, आपको अभी चुनाव भी ठीक से नहीं आता है स्टॉक्स का, और अभी से आपने तय कर लिया मुझसे नहीं हो रहा है, तो
इतना बड़ा वॉल्यूम ही क्यों कर दिया कि आपका मन इतना दुखी होने लगा? हम तो पहले ही कह रहे थे आपसे कि 2 शेयर, 5 शेयर, 8 शेयर, 10 शेयर में काम करो। तो बोले सर इतने में क्या मिलेगा? तो इतने में क्या लगेगा ये नहीं सोचा? भाई 50 रुपए लगेंगे तब तक तो आप यहाँ खड़े रहोगे। 500 लग जाएंगे, 5000 लग जाएंगे, भाग जाओगे। तो आपको समझना चाहिए इस बात को कि मेरा चुनाव था, मैंने क्या सोच के कोई निर्णय लिया था उसको लिख के रखो, ताकि जब मुश्किल समय आए ना तो उसको देखो कि हाँ यार इस जगह पे मैं गलत नहीं था, अब बाजार ने कुछ और कर दिया, या मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस हिट करके भी वो ऊपर भाग गया और अब मेरे को फायदा नहीं मिल रहा है जबकि मुझे नुकसान हो चुका है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि सिस्टम में जाके आपने अरेंजमेंट किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, अब वो अगर स्टॉप लॉस हिट करके चला गया तो उसमें आपकी क्या गलती? दोस्तों अब बहुत संभावना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फ्री कोर्स हम आने वाले संडे को करेंगे, इसके बड़े चांसेस बनते हैं। आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं बताइए, और उसमें वैसे ही कि जैसे हम एक फ्री कोर्स को दे ही रहे हैं और साथ में पेड कोर्सेज के लिए आप सभी लोगों को एक अवसर दे देते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट जनरेट हो जाता है, आपको फायदा मिल जाता है। तो मौका ऐसा है, जैसे मैं पिछली अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कहता रहा हूँ कि जिन लोगों ने भरोसा करके, कि जैसा हमने कहा कि यार अभी बॉटम में किसी ने एक कोर्स ले लिया और रात भर में देख लिया और अगले दिन ही क्या पता उसको अपनी फी रिकवर हो जाए, तो किसी ने मन में सोचा कि अरे ये तो बोल रहे हैं कि 6-7 हजार 10 हजार इतना कुछ रिकवरी हो जाएगी, पर इतना तो होता नहीं है, 1000 भी हो जाए तो क्या बुरा है। ऐसे लोगों को 10-10 12-12 हजार की रिकवरी भी मिल जाए, ये पॉसिबल हुआ है। तो मार्केट में जब भी गिरावट हो, उस गिरावट का समय अपने पोर्टफोलियो को देखने का समय नहीं होता है। उस पोर्टफोलियो को बार-बार देख के, जैसे आप ऊँचे, जब बाजार ऊँचाई पे होता है तो कितना मज़ा आता है देख के, और इसमें इतने मिल रहे हैं, इसमें इतने मिल रहे हैं, यहाँ पे लिया था डबल हो गया, बड़ा मज़ा आता है। बार-बार देखो, बार-बार गुदगुदी होती है। वो आपके लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का समय होता है जो मैं समझाता हूँ, पर आदमी बेचता ही नहीं वहाँ पे, बल्कि कुछ लोग तो और खरीद लेते हैं। और ये जो समय है ना, जहाँ पे चुभता है ये कि आप 300 में लिया था, देखो 240 चला गया यार, पता नहीं कब भाव आएँगे, अब तो फँस गए। ये समय होता है सीखने का समय। दूर तक का देखो, अपने आप को क्या मैसेज दोगे आप? यार 3 महीने पहले क्या था? 3 महीने बाद क्या हो सकता है? चलो 3 महीने छोड़ो, 1 साल में क्या हो सकता है? और ऐसा देख के अपने आप को तसल्ली दे दो। मार्केट आपको परेशान कर रहा है ना, दुखी कर रहा है, आपको रुला रहा है, तो यहाँ खड़े-खड़े रो-रो के अपने आँसू सुखाने की ज़रूरत क्या है? उसको थोड़ा वक़्त दे दो, अपने को थोड़ा वक़्त दे दो। तो जैसे ही आप तूफानी समंदर में से अपनी नाव बाहर निकालोगे, वैसे आपको पता लगेगा तूफान चला गया और नाव बड़े आराम से अब चल रही है, फिर आप अपनी नाव में वापस पहुँच जाओ। ये तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं जो हम आपसे यहाँ कहते हैं, और कॉमन सेंस वाला ही सबसे ऊपर जाता है। बाकी इधर-उधर के बेकार के ज्ञान झाड़ने वाला है, ज्ञान के तरकीबें ढूँढने वाला आदमी बहुत ज़्यादा आगे तक जाए, ट्रेडिंग के मामले में ये नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में 2 चीज़ें काम करती है, वो है भावनाओं को संभालने वाली बातें। तो इंट्यूशन एंड स्पॉन्टेनिटी। इंट्यूशन मतलब मेरे अंदर इस तरह का एक इंट्यूशन आ जाए, अगर मन खाली रहेगा तो इंट्यूशन आने लग जाता है। मन अगर आपने खाली रखा है, तो आपको ये लगने लग जाता है कि यार ये स्टॉक अब एकदम से इसकी हलचल देख के लग रहा है कि अब इसमें दम बन रहा है। और क्या करूँ मैं? स्पॉन्टेनिटी के लिए मैंने वो शेयर लिए, स्टॉप लॉस लगाया और अपने आप को एक सिंपल सा जवाब दे दिया कि मैंने 1000 रुपए का रिस्क ले लिया है। अब आपका मन कहेगा तो कैसे चला गया तो एक समझदार आदमी क्या कहेगा कि मैं हजार-हजार के 3 बार ऐसे लूँगा, इसके बॉटम में आने पे, इसकी बॉटम फिशिंग के लिए मैंने ये प्रोविज़न बनाया है। तीसरी बार के बाद मैं नहीं करूँगा, इस स्टॉक में काम नहीं करूँगा। बस आप ऐसे निफ्टी को पकड़ना चाहो, ऐसे आप बैंक निफ्टी को पकड़ना चाहो, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अपना कोई होमवर्क या क्लियर कट डिसीजन नहीं है, और ये डिसीजन चलते बाजार में नहीं हो सकते। ये डिसीजन रात को हो सकते हैं और अपने आप से नहीं हो सकते। अपने आप से होने में दिक्कत ये होती है कि हम पूरी तरह बिखरे हुए हैं। तो किस डायरेक्शन में चलना है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। चलने को हम राजी हैं, हमारी टांगों में दम भी है, लेकिन एक चौराहे पे खड़े हैं और अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं यार, शेयर खरीदूं या म्यूचुअल फंड कर लूं या ऑप्शन देख लूं या इन्वेस्टमेंट कर दूं, कि फ्यूचर की बात करें कि निफ्टी या बैंक निफ्टी।
ऐसे में किसी का सहारा लेके, जैसे हमारे ट्रेनिंग का सहारा किसी ने ले लिया, और अब वो कंफ्यूज है इस बात को लेके कि अरे यार मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऑप्शन ज्यादा अच्छा हो और मैं इक्विटी में घुस जाऊं, ऐसा नहीं हो कि निफ्टी ज्यादा अच्छी हो मैं बैंक निफ्टी में घुस जाऊं। वैसे मेरी आम राय ये है कि बैंक निफ्टी की बजाय पहले निफ्टी में काम कीजिए आप। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बैंक निफ्टी एक सेक्टर है जो रोज रोज लगातार नहीं चल सकता, लेकिन और वोलेटाइल बहुत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वोलेटाइल बहुत है, तो उसके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो सारे सेक्टर का कॉम्बिनेशन है, तो मार्केट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनती है। तो निफ्टी आपको उतना नहीं मारती है जितना बैंक निफ्टी धो देती है। तो शुरू में निफ्टी के साथ शुरुआत आपको करनी चाहिए। स्टॉक ऑप्शन को पेपर पे ट्रेड करना चाहिए, पहले इक्विटी कैश में काम करो, क्योंकि अंडरलाइन की पकड़ आ रही है ना। टाटा मोटर को पकड़ लिया मैंने, तो टाटा मोटर की कॉल को भी पकड़ लिया। टाटा स्टील, इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी है, एसबीआई, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने अगर उसके बिहेवियर को देख लिया, इक्विटी के बिहेवियर को देख के साथ में ऑप्शन के प्रीमियम को देखते जाओ पेपर पे, ताकि आपको मालूम रहे कि भाई जो भी निर्णय मैं ले रहा हूं उसकी डिग्री क्या है। क्योंकि क्या था, आदमी जल्दबाजी में कूद पड़ता है, वो तैयारी में जब कम जानने वाला आदमी होता है ना। जैसे मैं भी अपना कार वार चलाने में बहुत कमजोर हूँ, मतलब मैंने तो अभी ढंग से आती भी नहीं मुझे। तो ऐसा लगता है कि बस अब हो गया और जल्दी से एक्सीलरेटर दबाने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि यार वो सपनों की रानी वाला स्टाइल कर लूं जल्दी से, है ना। तो कम जानने वाले को बहुत उतावलापन होता है और ज्यादा जानने वाले को कम उतावलापन होता है। तो मार्केट के फील्ड में ऐसा नहीं कि हम हर बार कोई नया नया ज्ञान ढूंढते रहे। बाद में हमको एक बात समझ में आई कि वही ज्ञान जो पहले साल में मिला था, उसी को फोकस करके और तराशना कैसे और निखारना कैसे, कैसे मैं अपने एक निर्णय पे कायम रह सकता हूँ, कैसे मैं अपने निर्णय को तोल मोल के बदल सकता हूँ, स्विचिंग कर सकता हूँ। इन सब बातों की प्रैक्टिस हुई है, तब जाके हम अच्छे ट्रेडर बने। मतलब हमको तरह तरह के नए नए एनालिसिस की या इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। और आप अगर सोच के जाएंगे कि एक इंडिकेटर ने आपको अभी फायदा दिला दिया, आपका फेवरेट हो गया, तो अगले 10 दिन अगले महीने वो काम नहीं करेगा, फिर कोई दूसरा इंडिकेटर काम करेगा। एक सेक्टर ने एक स्टॉक ने अभी फायदा दिला दिया, तो अगले महीने वो नहीं काम करेगा, दूसरा कुछ काम करेगा। तो ऐसे आप सोचोगे कि मैं आलसी होकर सो जाऊंगा, तो ये तो आजकल किसी भी प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। ना तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ना डॉक्टर, ना बिल्डर, कोई भी नहीं सो सकता। आज आज सबको अपडेट होने की जरूरत पड़ती है हर प्रोफेशन में। तो ट्रेडर जैसा आदमी बोले कि भाई मेरे से बार बार क्यों मेहनत नहीं होती, तो फिर आप यहाँ मत आइए, आप कहीं और चले जाइए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी मेहनत लगेगी। अगर लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कम मेहनत के साथ में सक्सेसफुल हो जाएगा, तब तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर 100 रुपए का 500 रुपए बिक सकता है, तो 100 रुपए का 5 रुपए भी दिखा सकता है। और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरा गुनाह क्या है। गुनाह है आपका कम जानना, आपके कच्चे निर्णय, आपका उतावलापन। तो दोस्तों, अगर अमीरों की तरह बहुत बड़ा आदमी बनने की बातें हो रही है, बहुत बड़े बड़े फिगर में आप सोच रहे हैं, तो उतने ही बड़े बड़े प्रयासों की लिए तैयारी कीजिए। अगर आपको अभी मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो प्लीज जाइए कुछ ऐसी बुक्स को, कुछ ऐसी कहानियों को देखिए। जैसे रश्मि बंसल की एक बुक है, कनेक्ट द डॉट्स, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, आई हैव अ ड्रीम। उसमें आपको पता लगेगा कि जो 5-5 हजार करोड़ की कंपनी बनाया है ना, एडिकॉम सॉल्यूशन जिन्होंने बनाया था, उनकी वाइफ की सैलरी से घर चल रहा था। तो एक गैरेज में वो ऑफिस शुरू किया, 2-3 लोग काम कर रहे थे, पंखा 1200 रुपए का खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। गूगल के बारे में पढ़िए आप कि गूगल कितने सालों तक लोगों के पैसे पे, एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा बस लगाता ही रहा, एक पैसे की इनकम नहीं थी। इतना बड़ा जो एक भगवान जैसा साम्राज्य खड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो ये बात बस लोगों को पता नहीं होती कि बड़े बड़े लोग जिनको आप बड़ा मानते हो, वैसे तो इंसान में कोई बड़ा कोई छोटा है तो मानना ही नहीं चाहिए, और खासतौर पे पैसे या स्टेटस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। ये अजीब सा शब्द है बड़े छोटे, लेकिन फिर भी जैसे लोग बात करते हैं वैसे मैं बात कर ले रहा हूँ कि जिनको आप बड़ा मानते हैं, वो कितनी छोटी छोटी चीजों की परवाह करके बड़े बने हैं। वो कितना भरोसा किया उन्होंने हर आदमी पे। हर आदमी जो उनके सामने आया, वो रेत में से तेल निकालने वाले आदमी होते हैं। मतलब हर आदमी उनके आसपास का उनको कहेगा कि अरे क्या आदमी है, इसको किसको उठा लाया आप।
वो देखते हैं कि इस रेत में से तेल इतना तो निकल ही आएगा, और उस आदमी को मौका देते हैं, वो जी जान लगा के काम करता है और गलतियां करता है पहले, सब लोग ताने देते हैं, आखिर में वो साबित करता है और उस आदमी से आप बहुत ज्यादा पैसा निकाल के बाहर आते हो, है ना। आपने लक्ष्मी निवास मित्तल के बारे में सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर भारतीय जो माने जाते हैं, जो यहाँ बाहर सेटल्ड है। तो उन्होंने बीमार मिलें खरीदी थी, बीमार फैक्ट्रीज, बीमार कंपनीज को खरीदा था, ऐसी इंडस्ट्रीज को जिनको कबाड़ में बेचने को तैयार थे, उनको खरीद के उन पे काम करके सब कम से कम कॉस्ट में अपना सेटअप खड़ा किया और वो सबसे अमीर बन गए, है ना। तो आर्सेलर, उनकी जो आर्सेलर को जिन्होंने एक्वायर किया, तो कितने छोटी छोटी चीजों से लोग बड़े बनते हैं। ये बड़ा बनने का सपना देखने वाले, बार बार पैसा 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 पैसा, अमीर बनना, कार खरीदनी, बंगला लेना, बंगला, कार, आईफोन, ये बातें करने वाले को कभी अमीर नहीं बन पाते। बल्कि मैं तो कई बार हंसता हूँ कि भाई ये तो उल्टे जा रहे हैं। मतलब उनको लगा कि उस अमीर ने जो सूट पहन रखा है, उसकी गाड़ी, उसका फोन, तो उस आदमी ने अपने 50 करोड़ में से या 5 करोड़ में से जो ड्रेसअप सेटअप अपनी एसेसरीज रखी है 0.1% से, ये भले आदमी ने जिसके पास अभी 5 लाख रुपए है, इसने क्या किया, 1.5 लाख रुपया अपना निकाल के इन चीजों में लगा दिया, उसको लगा कि बस अब मैं वो बन जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नकल को भी अकल चाहिए, तो नकल अगर करनी है तो कहां से करनी होगी, वो पीछे जाके समझना पड़ेगा। अभी अगले हफ्ते के लिए, अगले दिन के लिए कौन से शेयर अच्छे हैं, नोट कर लें आप। एक तो नजर आ रहा है प्रेस्टीज एस्टेट, फिर से नए सिरे से उसमें सबसे ज्यादा मजबूती रही है, कल वो भाग सकता है। फिर आप लक्ष्मी मशीन पे ध्यान रखिएगा, अगर ये पलट के चलने लगता है हाई के करीब, तो फिर चांस बनते हैं। एक और उछाल आ सकता है अल्काइल अमाइंस में, लेकिन वहां बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आज 10% इसने तेजी दिखाई है। दूसरा आपको देखना है, मैंने वेबो के बारे में बात की आपसे, और एनबीसीसी हमेशा पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करता है, एनबीसीसी, भेल, ये हमेशा पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करते हैं। मेटल सेक्टर, प्राइवेट बैंक सेक्टर कभी भी रिवर्सल दिखा सकते हैं, तो जो सेक्टर अभी तक चले नहीं है और जो बार बार तेजी में एग्रेसिव होते हैं, वो अगर आपको पलटते हुए दिखते हैं तो उनमें आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी है। तो आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील खासतौर पे ध्यान रखेंगे, बाद में जिंदल स्टील वगैरह पे ध्यान जाएगा। इधर हिंदुस्तान कॉपर बहुत अच्छे तरीके से बंद हुआ है आज बाजार बंद होते होते, तो बाजार के खुलने पे एकदम अच्छा मूवमेंट शुरू शुरू में दिखा सकता है। तो पहले 5 मिनट की ट्रेडिंग का भी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखा है कि 9.15 9.16 पे लिया और 9.89 9.10 तक 3-4 मिनट में बुक करके बाहर हो गए, ऐसी चीजों के लिए भी हिंदुस्तान कॉपर अच्छा उठ सकता है, ध्यान रखें। लेकिन वो आपको हैंडल करना आता है तो ही आप ऐसा करेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान कॉपर मैंने बोला है आपको, इधर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में आपको नजर रखनी है ना। इंडसइंड बैंक हाई बीटा शेयर है, जब वो भागता है एक तरफा भागता है, और उधर दो जो दूसरे शेयर है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कभी भी पलट के एकदम से आउट परफॉर्म करने लगते हैं। तो इनमें छोटी क्वांटिटी में आप अपनी पोजीशन बना के रखें तो काम बनेगा, लेकिन लापरवाही करनी नहीं है, स्टॉप लॉस के बगैर काम मत करना, क्योंकि किसी भी लेवल से अगर कोई बुरी खबर आ गई, तो अगर सेलिंग शुरू हो गई तो फिर से बाजार अभी अपने बॉटम से ज्यादा दूर आया नहीं है, और अभी इसने कोई ऐसी मजबूती दिखाई नहीं है। अगर हर कोई आसानी से शेयर खरीद सके तो इसका मतलब खरीदने लायक नहीं है। ये भी हमारा एक कंसेप्ट है कि आप सब बड़े आराम से जिस बस पे चढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब ये बस अभी आधे घंटे बाद चलेगी, अभी चली नहीं। अगर ये भागने वाला बाजार होता तो आपको मौका भी नहीं मिलता, ये भी पॉसिबिलिटी थी। ये हो सकता था कि सीधा ही बाजार 200 पॉइंट प्लस खुले और 350 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हो जाए, सीधा ही आपको देखिए कि वापस कहाँ चला गया सेंसेक्स, ऊपर 50,000 में भी पॉसिबल, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपको सावधान रहना है इस मामले में, है ना। अगर आपको दरवाजा खोल के बार बार आइए स्वागत है, आइए स्वागत है, ऐसा किया जा रहा है, तो आप खुद मत पड़ना है एकदम बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, नहीं तो धोखा हो जाएगा दोस्तों। आपको हमारी ऑटोबायोग्राफी देखनी है, कमोडिटी के भी वीडियोस बन रहे हैं, करेंसी पे भी हम एक ऐसे ही एक कोर्स लेके आने वाले हैं। तो आप जो कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इससे अच्छे अवसर आपको नहीं।
अब कई बार लोग बोलते हैं सर मैंने इक्विटी सीख ली, कमोडिटी और करेंसी के लिए और पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? तो कमोडिटी एक पूरा सेपरेट बिजनेस है। 5,000 रुपए देके 50,000 रुपए भी साल के कमा ले तो 200 रुपए रोज की बात हो रही है। शाम को 6 से 7 में ट्रेड करके आप बना सकते हो। करेंसी एक पूरा सेपरेट बिजनेस है। तो 6,000 रुपए का कोर्स लेके अगर आप उसमें 2 लाख रुपए बना लेते हैं, नहीं तो 60,000 रुपए बना लेते हैं, तो ये अपने आप में एक सेपरेट बिजनेस है। तो वैसे देख के आपको सोचना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे हम 3 इन 1 के ऑफर लेके आते हैं, तो लोग बोलते हैं सर मेरे पास ऑप्शन तो है, मैंने निफ्टी का कोर्स भी ले रखा है, इंट्राडे ले सकता हूँ लेकिन करेंसी कमोडिटी तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो आप इंट्राडे के साथ में करेंसी कमोडिटी या इन्वेस्टमेंट कुछ भी लेके काम कर सकते हैं ना। नहीं तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी आप अगर लेते हैं, रियल एस्टेट का कोर्स भी आप लेते हैं, तो आप कोई नुकसान में नहीं रहेंगे। नॉलेज की कीमत आंकी नहीं जा सकती। एक जरा सी चीज, मतलब ये मैं बता दूं कि मैंने जो पहली स्टॉक मार्केट की बुक अपने दोस्त से लेके पढ़ी थी, वो शायद 80 रुपए की किताब होगी। उसने इतने वैल्यू का कारोबार मेरे सामने खड़ा कर दिया। आज यूट्यूब का चैनल ही इतना सक्सेसफुल है। तो आप बताइए मैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करूं किसी चीज की। पर हम हमेशा एक चीज से परेशान रहते हैं कि अरे यार कोई हमको कुछ बेच ना जाए, कोई हमको बेवकूफ ना बना दे। और जिंदगी में वही इंसान सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जो किसी से बेवकूफ बनने में बहुत डर रहा। लूट लो मुझको मैं हाजिर हूं दुनिया वालों, जैसा भी हूं मैं जाहिर हूं दुनिया वालों। गुड नाइट। अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, गलती नहीं करनी है। और कमेंट्स में आपको जो ग्रुप्स के डिटेल मिलते हैं टेलीग्राम के और ये सारे। और आज का दो अच्छी बातें ये है कि फ्रंट पेज पे भी हम लोग आ चुके हैं, ग्राफी पे भी हम लोग आ चुके हैं, वहां पे भी हमारे कोर्स लिस्टेड है। ओके, आगे आप हमको बाकी प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे, आपको हर जगह हम नजर आने वाले हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी तक जो चीजें हमने इतने वर्षों के प्रयासों से बनाई हैं, अब उसको जो लोग भरोसा करते हैं उनके सामने पहुंचे, वो उनको यूज करना चाहे कर लेंगे और किसी को मदद मिल जाएगी तो हमारी मेहनत जो हो चुकी है उसमें तो फायदा ही फायदा है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।